हेलो दोस्तों, अब इसमें हम लोगों ने अभी तक जो भी स्टडी किया वो इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी और 4 जो बेसिक प्रोसेस था उसको डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया। अगर बेसिक बात करें तो सिर्फ इतना ही हम लोगों ने बात किया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बात करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि थर्मोडायनामिक्स में पूछता है। जैसे मान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का है, उससे और गामा में रिलेशन है तो वो पूछ देता है। गामा को लेकर के साउंड से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम जो है गामा पी बाई रो, या इस तरह से जो भी इक्वेशन है गामा आर टी बाई एम, तो वहां से गामा लेकर के मतलब कहने का मतलब कुछ कुछ जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट, जिसमें देखो आईआईटी बेसिक बात क्या है ना कि बहुत कुछ नहीं पूछता है। आईआईटी के हिसाब से सोचने का तरीका खाली हो जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, वो क्या सोच के क्या बोल रहा है। अगर इन सारी बातों पे हम लोग ध्यान दे देंगे तो ये मान के चलो कि आईआईटी मुट्ठी में है, कुछ है नहीं यार। ये तो मैंने लोग आईआईटी को एक हुआ बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी तो हमारे पास हो चुके, हम एडवांस के लिए बात करें इसलिए टाइम कम है थोड़ा सा। जब रेगुलर हम पढ़ा देंगे तो 100% गारंटी है कि पूरा फिजिक्स में अगर पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। पूरा लगेगा कि अरे ये मजाक है, बने सिर्फ जी में तो लगेगा कि मजाक है सिर्फ, ठीक ना। एडवांस तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा उसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, फिजिक्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं। अब एक प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दिस इज ए वेरी जनरल प्रोसेस। तो हम अगर इसके लिए पॉइंट लिखेंगे तो लिखते हैं इट इज ए जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस मतलब इसके लिए कोई कंडीशन, नो स्पेसिफिक कंडीशन, नो स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसके जो गाइडिंग इक्वेशन होगा, गाइडिंग इक्वेशन जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसेस गाइड होगा, ठीक ना। ये है पी वी एन कांस्टेंट, जहां पे एन जो है सो पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट। ठीक है। वो जो गामा था इसका नाम था एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पावर में था, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें इसके लिए तो P1 V1 पे पावर n, P2 V2 पे पावर n एंड दिस अगेन कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहें, चेंज इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें वगैरह वगैरह, तो एक तो होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन रिमेन्स वैलिड, आइडियल गैस इक्वेशन रिमेन्स वैलिड, और ये सभी में वैलिड होगा क्योंकि हम लोग बात ही करें आइडियल गैस के लिए। मतलब दैट इज पीवी बराबर एनआर। अगर हम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना चाहें, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in this process is given by, अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा ई बराबर एन सी वी डेल्टा एन आर गामा -1 T2 - T1। एलिमेंट्री फॉर्म में लिखेंगे, इन एलिमेंट्री फॉर्म DE NCV dt और डेल्टा E बराबर इंटीग्रेशन DE
इंटीग्रेशन एन सी भी dt। ठीक है। अगर मान लो कि हम इसमें बात करना चाहें वर्क डन, तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन। स्वाभाविक है इसी प्रोसेस के लिए, इन दिस प्रोसेस is given by, वर्क डन जो था ये था इंटीग्रेशन पी डी वी, ये इसका डिफिनीशन था। और हम अगर लिखना चाहें तो ये देखो पी भी एन पे, पी भी एन कांस्टेंट था। इसका मतलब यहाँ से p हटा देंगे तो हो जाएगा c बाय v पे पावर n dv एंड दिस इज प्लस v1 से v। ठीक है। इसका मतलब आ जाएगा, अगर बात करेंगे तो c बाहर इंटीग्रेशन v पे पावर n माइनस dv एंड दिस इज v1 से v2। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो c v पे माइनस 1 प्लस 1 बाय माइनस 1 प्लस 1 और ये v1 से v2। इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। हाँ, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो नीचे में 0 आ जाएगा, और 0 आने का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन का ऐसे भी प्रॉपर्टी आपको पता है कि इस तरह से होता है। अब अगर ऐसे ही हम इसको बराबर लिखना चाहें, दिस कम्स टू डेल्टा डब्ल्यू, तो ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस एन प्लस 1 माइनस v1 माइनस एन प्लस 1 बाई माइनस एन प्लस 1, यही था। इसका मतलब c का वैल्यू अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे c v2 1 माइनस एन, ऐसे लिख देते हैं, अब माइनस c v1 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा v2 p2 v2, ठीक ना, n इंटू v2 1 माइनस एन माइनस p1 v1 n इंटू v1 1 माइनस एन बाय 1 माइनस एन। ये कैसे? तो जो गाइडिंग इक्वेशन था उसमें हम लोग लिखेंगे p1 v1 n बराबर p2 v2 n बराबर कांस्टेंट। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स टू p2 v2 माइनस p1 v1 1 माइनस एन, ठीक ना, एंड दिस इज अगेन n r p2 माइनस p1, अब हो जाएगा 1 माइनस n। अब ये n डैश यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए n डैश जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये n जो होगा सो एडियाबेटिक, n जो होगा सो पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर लिखना चाहें यहाँ, सो फाइनली हम अगर वर्क डन लिखते हैं, सो फाइनली वर्क डन लिखेंगे तो ये आ जाएगा n डैश r डेल्टा t बाय 1 माइनस n, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट की द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, ऑब्वियस इन प्रोसेस के लिए लिखेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब हो जाएगा जिस एन सी भी डेल्टा टी प्लस एन डैश, ये एन डैश हो जाएगा आर डेल्टा टी बाय 1 माइनस एन। ठीक है। कहने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स होगा, फिर याद दिला दें ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको अगर रीअरेंज करें तो हम कुछ अच्छे से इसे लिख सकते हैं, एन आर गामा माइनस 1 डेल्टा टी प्लस एन डैश आर डेल्टा टी 1 माइनस। ठीक है। जो सी बी बराबर जो हम यहाँ पे लिख दिए, सी बी बराबर जो होता है आर बटा गामा माइनस 1, तो हम यहाँ से लिख दें। ठीक है। अब मामला क्या क्या है कि हम अगर इसमें बात करेंगे तो
तो इसको एलसीएम सब ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं, जैसे एन आर डैश कॉमन हो जाएगा, दिस कम्स टू, ये डेल्टा क्यू था हीट ट्रांसफर, तो ये लिखेंगे एन आर डेल्टा टी, कॉमन अगर लिखते हैं तो 1/गामा माइनस 1 प्लस 1/1 माइनस एन, कुछ ऐसा आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डेल्टा टी है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एन आर डेल्टा टी कॉमन एन डैश, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस एन आर डेल्टा टी, और एलसीएम लिखेंगे तो गामा माइनस 1 माइनस एन, 1 माइनस एन प्लस गामा माइनस 1, इसका 1 गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, ये एन डैश था, तो एन डैश आर डेल्टा टी गुने गामा माइनस एन बाय गामा माइनस 1 माइनस एन, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा इसको अरेंज कर लिया, एन डैश आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1 इंटू गामा माइनस एन बाय 1 माइनस एन, ये इंटरनली चेंज है, इसका डेल्टा ई जो हो जाएगा उन्हें गामा माइनस एन बाय 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर। मतलब ये कि हीट ट्रांसफर जो है सो इंटरनल एनर्जी का कितना टाइम्स होगा ये समझ में हमको आ रहा है। ये हो जाएगा गामा माइनस एन और ये हो जाएगा 1 माइनस एन, ठीक है। तो इंटरनल मैंने हीट ट्रांसफर मिल गया, ठीक है। लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर इज इतना टाइम्स ऑफ द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं, लिखते हैं so in this case the value of the heat transfer is equal to gamma minus n by 1 minus n times the change in internal energy. ठीक है। अब इसका स्पेशल केसेस क्या है कि चूंकि ये तो जनरल है, तो अगर इसको हम स्पेशल केसेस माने एन का अलग अलग वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तब स्पेशल केसेस लिख सकते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं स्पेशल केसेस। When n बराबर 1 तो आप जानते हो कि P भी बराबर कांस्टेंट और ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट और ये आइसोथर्मल प्रोसेस या यो आइसोथर्मल का मतलब ये हो गया कि अगर पीवी डायग्राम पे हम ड्रॉ करें तो ये पीवी, ये ग्राफ, ये 4 प्रोसेस ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा n बराबर 1, n बराबर गामा, ये आइसोबारिक n बराबर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा भी लिखते हैं when n बराबर गामा, यह आ जाएगा पीवी गामा कांस्टेंट और प्रोसेस जो होगा सो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम ये लिखना चाहें when n बराबर 0 तो आप देखो कि P V N
कांस्टेंट तो P, V पे पावर 0 कांस्टेंट, इसका ना P कांस्टेंट, ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से when n tends to minus infinity, ठीक है, तो ये दिस इंप्लाइज की भी कांस्टेंट, और ये जो होगा सो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस दिस इंप्लाइज। अब मामला ये है कि n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये कैसे, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा कि पी भी गामा n कांस्टेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा पी एन वी पे पावर n माइनस 1 डी प्लस वी पे पावर n डी पी 0, इसका मतलब डी पी बाई डी वी माइनस एन पी बाई डी। ठीक है, इसका n बराबर लिखेंगे डी पी बाई डी वी माइनस वी बाई पी। ठीक है, अब लिखते हैं फॉर भी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, इसका डी भी हो जाएगा 0, और जब डी भी 0 होगा नीचे में 0 आ जाएगा तो n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कि इस प्रोसेस में n जो है अगर इन्फिनाइट माने माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक ना, तो ये तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाएगा। हाँ, एक बात इसमें क्लियर है कि ये पॉलीट्रॉपिक है तो इन जनरल, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि जितना भी सारे प्रोसेस के लिए हम डिराइव किए हैं उस सारा डेरिवेशन जो है, ठीक ना, मतलब में हम n बराबर ये डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और सारा डेरिवेशन अपने पास आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको ये प्रोसेस जानना पड़ेगा, और इसके बाद फिर जो जैसे होगा हम डेरिवेशन उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, एक ऐसे तो प्रोसेस बहुत सारा है, एक लास्ट प्रोसेस बच गया जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि अगर हम पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो है सो कुछ ऐसा है, ये और ये ऐसे आया, लेकिन वापस ले जाएंगे, मतलब ये जो है सो ये जो है सो अगर इसको हम बैक ले जाएंगे तो ये दूसरा पाथ ट्रेस कर, जैसे ए से ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी डैश हो गया, इसको हम लोग डॉट डॉट भी करते हैं, तो ये सेम अगर पाथ फॉलो करता है तो इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। अगर सेम पाथ फॉलो नहीं करता है रिवर्स डायरेक्शन माने बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। नॉर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, the frictional forces should be absent, इरिवर्सिबल में रहेगा। ऐसे जो भी हमारा थर्मोडायनामिक्स में जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का है, यानी पिस्टन जो है सिलेंडर में मूव करेगा, तो स्वाभाविक है कि अगर पिस्टन सिलेंडर में मूव करेगा तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें फ्रिक्शन ना हो। क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन तो आएगा, लेकिन आइडियल केस में हम ये मान लेते हैं, ठीक है, कि मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं है। जब नहीं है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस बताएगा, जब है तो वो
इरिवर्सिबल प्रोसेस बताएगा। ऐसे आपको जो पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में, जो आईआईटी का सिलेबस है एडवांस का या +2 लेवल का जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस ही पढ़ना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म था, नोट करके हम लोग लिखते हैं 2-4 गो टर्म जो है सो जो जरूरत है, ठीक ना, ये हम लिख लेते हैं नोट। इसमें पहला जो टर्म है वो है इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा फाई और डेल्टा एस, ठीक है। इसका जो डिफिनेशन है हम लिखते हैं ds बराबर dq/t है, और डेल्टा s बराबर ds एंड दिस इज dq/t फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा s लिखेंगे, हम लिखते हैं इंट्रोपी dq/t। अब यह है कि हर प्रोसेस के लिए अगर हमको dq मिल गया है तो हम चाहे तो ये इंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इंट्रोपी चेंज अगर निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि एक सब में सब जितना भी प्रोसेस हम पढ़े हैं सभी पॉइंट में, जैसे जैसे हम एक बात बताना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो dq था, स्वाभाविक है आइसोकोरिक में क्या है कि वर्क डन 0, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा इसका मतलब था mCv/dt। तो हम इसके लिए अगर इंट्रोपी चेंज लिखेंगे तो dq/t, इसका मतलब हो जाएगा mCv/dt/t का ये हो गया T1 से T2, ठीक है। अब लॉग वगैरह में जो होगा इंटीग्रेशन के बाद, इसी तरह से अगर हम जैसे हम थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, अगर हम लिखते हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, मान लो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमारा डेल्टा क्यू था dq, ये था mCv/dt, इंथैल्पी चेंज के बराबर dH, माने ये था चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। सो अगर चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे इस प्रोसेस के लिए, चेंज इन एंट्रोपी, तो हम लिखते हैं डेल्टा एस बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dq, और ये हो जाएगा dq/t का इंटीग्रेशन। इसका ना dq का मतलब हो गया dH/t, mCp/dt/t का इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड दिस विल बी फ्रॉम T1 टू T2, चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, ये हो जाएगा nCp/ln T2/t, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। चूंकि कांस्टेंट प्रोसेस है, T कांस्टेंट है, इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nCp/ln V1/V2, नहीं V2/V1 ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, हम इसको जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करके ln V2/V1 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग बात करना चाहें, और आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस T कांस्टेंट, ठीक है। तो T कांस्टेंट होता है इंटरनल चेंज 0, तो जो वर्क डन आ गया था, तो वर्क डन आ गया था dq इंटीग्रेशन T dv से इंटीग्रेशन ये डेल्टा Q, ठीक है। और ये जो होगा सो डेल्टा W के बराबर था, ये था nRT ln V2/V। आप चेक कर सकते हो पीछे, ये सब याद रखना पड़ेगा। सो डेल्टा S लिखते हैं तो इंटीग्रेशन
dq बाई टी, और चूंकि 1/t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dq का मतलब हो जाएगा nRT ln v2 बाई v1 अब t हो जाएगा, तो ये tt गया, इसका मतलब जो है सो nR ln v2 बाई v1। हम इसमें इस प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एडियाबेटिक के लिए लिखना चाहें तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस प्रोसेस अगर बात करा जाए इसमें तो डेल्टा क्यू ही 0 है और डी क्यू 0 कह देते हैं, तो लिखेंगे सो डेल्टा एस जो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू बाई टी एंड दिस इज 0। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एस जो होगा सो 0 होने का मतलब एस कांस्टेंट हो गया, एस कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि S1 बराबर S2। मतलब साफ है कि इसमें इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, इंट्रोपी एडियाबेटिक प्रोसेस में इंट्रोपी का चेंज नहीं होता है। सो द वैल्यू ऑफ इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि इसमें इंट्रोपी एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे इंट्रोपी वगैरह जो है सो इंट्रोपी मतलब केमिस्ट्री का चीज ज्यादा है, हम लोगों का ये जो है ना कम है, ठीक है। लेकिन सेकेंड लॉ जब बात करेंगे तो थोड़ा सा इंट्रोपी आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो था हम लोग जो स्टार्ट किए थे नोट में कैपिटल ए में, ठीक है। तो नोट कैपिटल ए में अगर हम लोग बात करते हैं तो अब जरा से देखते हैं कैपिटल बी में, कैपिटल बी में अगर हम बात करेंगे तो एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, हालांकि इनइक्वालिटी ये बोलता है कि साइक्लिक प्रोसेस में होगा जो ds होगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, ये हो गया, तो हम लिखते हैं ना ds बराबर 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकते हो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस and ds less than 0 for irreversible प्रोसेस वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर हम सी में बात करना चाहें, रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड आई का मतलब हुआ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसे हालांकि क्वेश्चन तो पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन क्या है कि अब उतना समय नहीं है, ठीक ना, कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब बात करें। लेकिन एक चीज क्लियर है कि हम अगर इंटरनल एनर्जी जो है सो बात करते हैं, ये आता है एन सी वी डेल्टा टी, एन आर गामा माइनस 1 टी माइनस 0 मान लेते हैं, सॉल्यूट 0 एक मानते हैं, एक टेम्परेचर। दूसरा जो है सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये I/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये पता होगा। यही जो अगेन इसी में थोड़ा और लिख दें हम, और सो के जो हो जाएगा ये I/2 KT, ठीक है, फॉर 1 मोलिक्यूल
कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा I/2 kT, और एक मोल में जितना गैस होगा उसके लिए जो होगा सो I/2 RT। तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी है, इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी गैसियस सिस्टम में जीरो होता है। स्पेशली आइडियल गैस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है हम ये जीरो मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि आपस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं आइडियल गैस में। तो आइडियल गैस में जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है तो स्वाभाविक वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के टर्म में डिफाइंड होता है। ऑलवेज कहीं भी होगा जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने में एनर्जी लगा होगा उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे तो हम लिखते हैं सो फॉर आइडियल गैस, सो फॉर आइडियल गैस डेल्टा E बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसका अच्छा 1 मोल है तो ये R/γ-1 बराबर इंटू T बराबर हो जाएगा I/2 RT। RT तो गया, इसका मतलब आ जाएगा दिस इज, इसको हम अगर लिखते हैं तो उलट देंगे तो γ-1 बराबर 2/I। दिस इंप्लाइज कि गामा बराबर जो हो जाएगा 1 + 2/I। तो ये हम लोग का मतलब ये जरूरी इसलिए है कि कई बार क्वेश्चन इंटरमिक्स करता है, हम काइनेटिक गैसेस अभी पढ़ाएंगे नहीं, तो इसलिए जरूरी होगा इसमें। तो हम इसके लिए बात करेंगे, तो थोड़ा ठीक से लिख दो अच्छा लगेगा। दिस इज 2/3। ठीक है, अब गामा का जो वैल्यू हम वहाँ कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेट करने का मतलब 5/3, 7/14, 1.4, 4/3, 1.33 वगैरह ये यहीं से आता है। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, गामा बराबर 2/I ना, 2/I था यार, 2/I। ठीक है, तो I डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितना पैरामीटर्स, ठीक ना, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि या तो वो एक्स एक्सिस में जा सकता है, या वाई एक्सिस में जा सकता है, या जेड एक्सिस में। मतलब सिर्फ 3 पैरामीटर्स अगर हम लिख दें Vx, Vy, Vz, तो ये जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइंड हो जाए। इसी तरह से डायटोमिक, ट्राइएटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक भी होता है। ठीक है, लेकिन पॉलीएटॉमिक का अलग होता है। तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें ये कन्फाइंड किया हुआ है कि पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से लेते हैं। खैर एनीवे, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। अब है कि अगर साउंड की बात करें, जैसे कई बार हीट साउंड को मिला दिया, तो हीट साउंड में अगर बात करते हैं तो हम लिखते हैं CD में ये D होगा रिलेशनशिप बिटवीन velocity of sound and degree of freedom। लो पहले इसी को देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है ये होता है गामा RT/m रूट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम गामा लिखे हैं तो जैसे 1 + 2/I। इसका मतलब हम अगर यहां से लिखें सो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखें, गामा का वैल्यू अगर लिख देंगे तो 1 + 2/I। ठीक है, और ये हो जाएगा RT/m। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा, मोलर मास होता है 1 मोल के लिए बात करते हैं, ये होगा। ये फार्मूला पता होगा तुमको साउंड में, नहीं तो हम फिर साउंड में अगर आएंगे तो थोड़ा सा ये बात हम कर लेंगे। तो ये यहाँ से हम लोग ये रिलेशन देख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया रहता है किसी गैस में, तब CP/Cv की बात कर रहा है या गामा की बात कर रहा है, तो वहां से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम गामा निकाल लेंगे। यहाँ से जो गामा का रिलेशन है यहाँ से, तो हम लोग इस
को निकाल सकते हैं। मतलब हम ये कहना समझाना चाह रहे हैं बेसिक तरीका से कि कहीं का भी सवाल रहे, ठीक है। हम अगर बात करते हैं आईआईटी की, आईआईटी एडवांस स्पेशली, जी में नहीं, तो इस आईआईटी एडवांस में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इस पार्ट का उठा के वहाँ, वहाँ का पार्ट उठा के वहाँ, वगैरह वगैरह करता है। जैसे हम एगो एक दिखाते हैं क्या चीज हो सकता है। डी में, डी ई में लिखते हैं, ई में एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो पी भी बराबर हम लिखते हैं एन आर टी, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एन स्मॉल एम बाई एम आर टी, क्योंकि एन बराबर लिखते हैं नंबर ऑफ वेट इन ग्राम, ऐसे लिख दो, वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से जिस सेकेंड इंप्लाइज की P बराबर लिखते हैं तो M बाई भी ये हो जाएगा RT बाई एम, सब पता हो गया, केमिस्ट्री में ऊपर हो गया, मास बटा वॉल्यूम हो गया रो, डेंसिटी RT बाई एम, ये हो जाएगा। एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। अगर हम इसी में फॉर कांस्टेंट प्रेशर बोले, फॉर P कांस्टेंट, तो ये जो रो इंटू टी जो हो गया सो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहें रो और टी के बीच में, ये मान लो कि ये है रो और ये टी है रेडियस है, तो ये जो है सो फिर इस तरह का आ जाएगा इससे, ठीक है। रो और टी के बीच में, इसका मतलब दिस अगेन इंप्लाइज कि रो वन बराबर रो वन, टी वन बराबर रो टू टी, ठीक है। इसी को हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में मतलब ये कि नंबर ऑफ वॉल्यूम मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। अगेन पी भी बराबर एन आर टी, ठीक है। पी एन ए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, एन एन ए बाई भी इंटू आर टी, ये हो जाएगा सी आर टी, दिस इज पी एन ए, ठीक है। अब सी जो हो गया सी बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक तो रिलेशन यहां से आ जाएगा। अगेन हम अगर इसमें लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन मोल्स भी लिख सकते हैं, P बराबर एन बाई भी आर टी, इसका मतलब सी आर टी, ठीक है। और सी बराबर हो जाएगा एन बाई भी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस तरह से P का प्रोपोर्शनेट C हो जाएगा, P प्रोपोर्शनेट T हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इसको ही हम अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें कंसंट्रेशन के हिसाब से, या कंसंट्रेशन मतलब ये तो क्लियर है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, अगर काइनेटिक थ्योरी का थोड़ा भी आइडिया होगा तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, माने ज्यादा मोलिक्यूल रहेगा तो आपस में कोलिजन ज्यादा होगा तो मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा, मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा तो फोर्स एक्सर्ट ज्यादा होगा। तो फोर्स पॉइंट एरिया अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, जो कि बता रहा है यहाँ से कि P प्रोपोर्शनेट C है, ठीक है ना, या C बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इन जनरल डिफरेंशियल फॉर्म में बात करना चाहे डिफरेंशिएशन के टर्म में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारा चीज है।